अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल डीप टॉक विद हसन आरिफ देख रहे हैं। मैं हसन आरिफ हूँ। नाजरीन, मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई सूरत हाल और ये जंग कहीं पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ना ले ले, इसी के साथ एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है इस वक्त हमारे सामने आ रही है कि ईरान ने हमला किया है इसराइल में होम न्यूक्लियर फैसिलिटी में, डिमोना और अरद में, और बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो एक्सप्लोजन सामने आई है और 200 लोग कहा जा रहा है कि शदीद इंजर्ड हुए और हलाकतों की भी इतलात मौजूद हैं। इसी के साथ IDF ने जो है वो कंफर्म किया है ब्रिगेडियर जनरल सईद आगा जानी जो कमांडर थे IRGC ड्रोन यूनिट के, उनको शहीद कर दिया गया है। ये IDF कंफर्म कर रही है। इस तरह बहरीन में खासी सूरत हाल जो है वो मुश्किल नज़र आ रही है। बहरीन में जो हालिया हमले हुए हैं ईरान की जानिब से, वहाँ पर अवामी रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है और वहाँ की जो हुकूमत है वो काफ़ी जो है वो कमज़ोर नज़र आ रही है। कहा यही जा रहा है कि किसी भी वक्त रॉयल फैमिली वहाँ की जो है वो मुल्क छोड़ सकती है, मुल्क से फ़रार हो सकती है। क्यूबा के वाले से कुछ अपडेट हैं कि क्यूबा में जो अमेरिका ने क्यूबा का जो ऑयल है वो रोक दिया है, जिसके बायस क्यूबा में एक बहुत बड़ा एनर्जी क्राइसिस जो है वो सामने आ चुका है और इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन भी हुआ है वहाँ पे, जहाँ जिसकी वजह से कुछ हॉस्पिटल्स में जो है हलाकतें हो चुकी हैं क्योंकि बहुत से मरीज़ जो थे वो वेंटिलेटर पे थे। तो कहा यह जा रहा है कि उस इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन और एनर्जी क्राइसिस की वजह से जो है वहाँ पर हलाकतों की तादाद काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। इंटरनेशनल एजेंसी IEA ने डिस्क्राइब किया, बताया है कि ये जो ऑयल और एनर्जी क्राइसिस इस दुनिया में इस वक्त दरपेश है, ये 1973 और 1979 के जो ऑयल क्राइसिस है उससे ज़्यादा वर्स है। और अमेरिका ने चूँकि ईरान को 48 घंटों का वक्त दिया है, तो अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तकरीबन 38 टू 39 आवर्स गुजर चुके हैं और अमेरिका ने इसी चीज़ का ऐलान किया है कि वो ईरान की एनर्जी फैसिलिटीज़ और पानी की सप्लाई पर हमले करेगा, जिसके बरक्स ईरान ने भी इस चीज़ का ऐलान किया हुआ है कि वो अरब रियासतों में जो भी एनर्जी की फैसिलिटीज़ होंगी और पानी वाटर सप्लाईज फैसिलिटीज़ होंगी उनको निशाना बनाएगा। अमेरिका जो है वो इस वक्त ईरान में 2 टन से लेके 5 टन तक के जो वजनी बम है वो फेंक रहा है और इससे ज़्यादा अब अमेरिका ईरान के साथ क्या करेगा। क्या तो वो ये रहा कि वो वहाँ के एनर्जी फैसिलिटीज़ और पानी की जो सप्लाईज़ हैं उन पर हमला करके ईरान को बदतरीन और नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा। तो इसी के साथ ही GCC की जो हुकूमतें हैं वो एक बयानिया बना रही हैं कि ईरान जो है वो अपने हमलों से बाज आ जाए। ईरान जो है वो अरब रियासतों पर जानबूझकर हमले कर रहा है और वो एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है ताकि किसी भी वजह से वो ईरान के ऊपर जो है वो हमला आवर हो सकें अपने हमायती मुल्कों के साथ मिलके। और उन्होंने क्लियरली तौर पर जो है वो UAE और सऊदी अरब ने तो ये यहाँ तक कह दिया है कि वो अब ईरानी हमलों की वजह से मज़ीद जो है वो फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, बल्कि उन्होंने प्रॉपर जो है वो अमेरिकन कैंप में जाने का तकरीबन ऐलान कर दिया है। तो वो एक बस बयानिया बना रहे हैं और इस जंग को जो है वो इस्लाम की जंग नहीं बल्कि एक शिया सुन्नी और की जंग में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। और पाकिस्तान में भी मैंने आपको बताया था कि तकरीबन यही बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी डिबेट शुरू हो चुकी है। अमेरिकन का कहना है और कुछ एनालिस्ट का भी कहना है कि अमेरिका के फैसले जो है इस वक्त अमेरिका के अंदर नहीं, कांग्रेस में नहीं, बल्कि इसराइल में बैठ के हो रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में ये कहा जाता था कि पाकिस्तान में के जो फैसले हैं वो बंद कमरों में और जो है वो अमेरिका में बैठ के होते थे, यानी कि बाहर से जो फैसले होते थे वो पाकिस्तान पे मुसल्लत किए जाते थे। इसी तरह अमेरिका में भी अब ये डिस्कशन चल पड़ी है कि अमेरिका के जो फैसले हैं वो इसराइल कर रहा है, नेतन्याहू कर रहा है और वहाँ पर हो रहे हैं। अमेरिकन मिलिट्री के अंदर भी कुछ तकसीम पाई जा रही है, वहाँ से भी कुछ आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि हम जो है वो किसी सूरत भी इसराइल की इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे और ना ही जो है वो अपने आप को जो है वो हिलाक करेंगे इसराइल की इस जंग में। हमारा इस जंग से कोई लेना देना नहीं,
हम अमेरिकन सोल्जर्स हैं और हमें इस जंग में किसी सूरत भी जो है वो नहीं जाना चाहिए। तो मैंने आपसे इससे पहले भी बताया था कि जेरड फोर्ड जो अमेरिका का सबसे बड़ा बैरी बेरा था, वहाँ पर भी कहा यह जा रहा है कि जो आग भड़की है वो भी अमेरिकन सोल्जर्स ने खुद लगाई है ताकि वो इस जंग से दूर रह सकें। अमेरिका ने 6,500 जो मरीन्स हैं वो ईरान के इस खिते में यानी कि ईरान के ख़िलाफ़ उतारने का फैसला कर लिया ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को जो है वो कंट्रोल किया जा सके। और इसी के साथ इमरान खान से मुतल्लिक एक खबर है कि इमरान खान को NCTF का जो 3rd डोज इंजेक्शन था वो लगा दिया गया। इमरान खान साहब को रातों रात पिम्स हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया और उनको वो इंजेक्शन लगाया गया और उसके बाद उनको वहाँ से वापस लेके आया गया। अब सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी किस्म की कोई भी मुतहरिक नज़र नहीं आती इमरान खान साहब को रिहा कराने में या इमरान खान साहब के मेडिकल मामलात को कि इस जंग को आगे बढ़ाने में। मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ज़्यादातर क़यादत है वो तकरीबन कॉम्प्रोमाइज़ है। अगर आप इमरान खान से रिलेटेड किसी चीज़ को यानी कि ट्रस्ट कर सकते हैं, या मैं जो बजाते खुद किसी चीज़ जिस चीज़ को ट्रस्ट करता हूँ वो इमरान खान की बहनों का बयान होता है, यानी कि जो उसकी सिस्टर उसके मतलब जो बयान देंगी इमरान खान साहब के मतलब वो ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी समझा जाता है। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब वो करेज या वो हौसला बरकरार नहीं रहा कि वो किसी किस्म की कोई जदोजहद कर सके इमरान खान साहब को की रिहाई को मुमकिन बनाने में। तो नाज़रीन, ये कुछ आज तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स थी। ये जंग जो है वो बढ़ती और एस्केलेशन की तरफ ज़्यादा जाती नज़र आ रही है। फिल वक्त तो नेटो इस वक्त जो है वो बाज नज़र आता है इस जंग में प्रॉपर ऑफेंसिव तरीके से वो अपना कोई रोल अदा नहीं कर रहा। लेकिन ये है कि इसराइल जो है वो बाज़ाते खुद इस जंग को ज़्यादा भड़काने की कोशिश में है। मैं आपको अब तक जितनी भी वीडियोस में कर चुका हूँ उनमें सबसे मैंने यही चीज़ आपको बताई कि इसराइल जो है वो इस जंग को बढ़ाना चाहता है। अब मैं आपको कुछ एंड ऑफ टाइम्स के मुतालिक जो आज के जो हालात बन रहे हैं वो एंड ऑफ टाइम से रिलेटेड जो है वो उस चीज़ को देख कर बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जो हालात और जो मंजर कशी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले करके गए थे, आज भी वही मंजर कशी हमें आज के हालात में नज़र आ रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी कि जो इराक़ की तरफ जो गल्ला इराक़ के लोगों का जो खाना पीना और जो पैसा है वो रोक दिया जाएगा। और आज हम नज़र आया कि शाम और इराक़ में वाकई में एक टाइम ऐसा आया था कि वहाँ पर अनाज गल्ला और वहाँ का जो पैसा करेंसी थी वो डिवैल्यू हो चुकी थी। इसी तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से रिलेटेड भी कुछ प्रोफेसीज हैं। उनमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का प्रॉपर नाम तो नहीं है लेकिन उससे मुंसलिक यही है कि यहाँ पे भी जो है वो रोकथाम हो जाएगी। और फारस के मुतालिक भी एक हदीस जो हमें मिलती है, अगरचे आप इस पे बहस की जा सकती है कि ये हदीस ज़ईफ़ है या जो है वो अपने जो सही दर्जे की नहीं है, लेकिन उसमें यही यानी कि हदीस का मफहूम है कि जो फारस है उसको भी तबाह कर दिया जाएगा और फारस को तबाह होने के बाद जो हलाकत आएगी वो अरबों की आएगी। और हमें यही नज़र आ रहा है कि दुनिया जिस तरीके से ईरान के ऊपर टूट पड़ी है और जो ईरान के इस वक्त के हालात हैं, अब यहाँ पर तबाही से मुराद आप देख सकते हैं कि इराक़ में भी अमेरिका ने तबाह कर दिया सब कुछ, वहाँ की रिजीम को चेंज कर दिया, सीरिया में भी चेंज कर दिया और लीबिया में भी चेंज कर दिया। वो मुल्क इस वक्त भी बजाते खुद मौजूद तो हैं लेकिन उनका इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या किसी भी किस्म की जो रेजिस्टेंस है उसमें कोई प्रॉपर जो किरदार नहीं है। तो इसी तरह मुझे यही लगता है कि ईरान को भी इस वक्त खामोश करवा दिया जाएगा। जिस तरीके से ईरान की सीनियर क़यादत को निशाना बनाया जा रहा है और शहादतों का सिलसिला जारी है, तो मेरे ख्याल में कि ईरान को जो है वो खामोश करवाने की ये जो कोशिश जारी है उसमें ये सब सक्सेसफुल हो जाएंगे। अरब इस वक्त यही सोच रहे हैं कि हम अमेरिकन या इसराइली कैंप में बैठे हुए हैं तो हम महफूज हैं, लेकिन इसके बाद क्योंकि उसने ग्रेटर इसराइल का मंसूबा जो है वो बना लिया है और वो उस पर उसने इम्प्लीमेंटेशन करनी है,
तो इसके बाद जो बारी आएगी वो अरबों की आएगी, और अरबों के पास तो वैसे भी लड़ाई झगड़े का कोई भी, यानी कि उन्होंने अपने लिए कोई ऐसी फोर्स नहीं बिल्डअप की जिसके वो अपने मुखालिफिन से लड़ सकें, इसराइल से लड़ सकें, बल्कि उन्होंने उसको मुखालिफ समझना ही छोड़ दिया, उसको अपने दोस्त ममालिक में ही बनाना शुरू कर दिया, यानी कि शामिल करना शुरू कर दिया। उसके साथ जो है अपने बहुत से पैक्ट शुरू किए हुए हैं, जैसे आपको पता है यूएई ने और इसके अलावा बहुत से मुल्कों ने जो है इसराइल को इस इब्राहिम अकॉर्ड से पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था या इसी के दौरान ही एक्सेप्ट कर लिया था। बोर्ड ऑफ पीस में भी ये तमाम अरब शामिल थे बशमूल पाकिस्तान। जिस मुल्क ने बोर्ड ऑफ पीस को और इब्राहिम अकॉर्ड का यानी कि हिस्सा बनने से इनकार किया वो सिर्फ ईरान ही था। तो नाजरीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुझे इस वक्त ज़हन में आ रही है, वो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फितनों का दौर होगा और एक शख्स मदीना से भागकर मक्का में पनाह लेगा। वो वक्त होगा कि उस वक्त इस तरह की खाना जंगी और इस तरह की लड़ाइयाँ झगड़े जो आज हमें आगे चल के नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जब इसराइल अरबों की तरफ आएगा तो वहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस अवामी सतह पर या कुछ मुजाहिदीन के फैक्टर की वजह से सामने ज़रूर आएगी, जिसके बायस वहाँ पे खाना जंगी की सूरत हाल बन जाएगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरबों का एक यानी कि मुसलमानों का एक हुक्मरान मर जाएगा और उसकी यानी कि बादशाहों की औलादें आपस में जंग करेंगी, यानी कि आपस में एक इख्तिलाफ पैदा होगा खिलाफत पे और आपस में एक जंग की कैफियत सी होगी। तो आज अगर हम इस हदीस को इम्प्लीमेंट करें तो बहुत से जो इस्लामिक एस्केटोलॉजी का नॉलेज रखने वाले उलमा हैं वो यही कह रहे हैं कि अरब का बादशाह से मुराद मोहम्मद बिन सलमान के वालिद किंग सलमान की डेथ है। इस वक्त वो तकरीबन 91 ईयर्स के हैं और 2017 में गालबन जो है वो 2019 या 20 में गालबन एक इख्तलाफ भी रॉयल फैमिली में सामने आया था। जो किंग सलमान के भाई हैं अहमद बिन अब्दुल अजीज़, उनके माबैन किंग अब्दुल्ला के बेटे नाइफ के माबैन और मोहम्मद बिन सलमान के माबैन इस वक्त भी अहमद बिन अब्दुल अजीज़ और जो शहजादा नाइफ हैं वो हाउस अरेस्ट हैं। तो ये एक इख्तलाफ उस वक्त सामने आया था। मुमकिन है कि जब किंग सलमान की डेथ हो जाए तो ये इख्तलाफ जो है वो इक़्तिदार के लिए दोबारा सामने आए और दोबारा ये तीनों जो हैं वो आपस में गुत्था हों बादशाहत के लिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन तीनों में से किसी को जो है वो बादशाहत नहीं मिलेगी और जो बादशाहत है वो किसी तीसरे यानी कि चौथे फरीक के पास चली जाएगी और वो अल्लाह का खलीफा महदी होगा। वो मदीना से छुपेंगे और मक्के में पनाह लेंगे और कुछ लोग उनकी बैत कर लेंगे और उसके बाद खुरासान से लोग आएंगे महदी की बैत के लिए और वो जो है वो इस तरीके से, क्योंकि आलम अरब के जो बादशाह उस वक्त होंगे या आलम अरब जो होगा वो महदी का इनकार कर देंगे। वो महदी को किसी सूरत, क्योंकि महदी का आना, इमाम महदी का आना अरबों की बादशाहत के इख्तिताम की निशानी है, तो वो किसी सूरत भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इमाम महदी का जो मदद करने के लिए आएंगे वो खुरासान आज ईरान का कुछ हिस्सा और अफगानिस्तान का पूरा हिस्सा शामिल है इसमें। तो वहाँ से काले झंडे के वाले लोग आएंगे और महदी के इक़्तिदार को जमाएंगे और वो इस तरीके से लड़ेंगे अरबों से जिस तरीके से किसी ने भी नहीं लड़ा होगा। और वो महदी फिर अरबों की जो दौलत है वो आगे जो है मुसलमानों में बांटेगा और कोई एक शख्स भी जो है वो उस वक्त जो है मुसलमानों में जो है वो गुर्बत की लकीर के दाने पे नहीं रहेगा। तो और इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा और रोमियो का एक मायदा हो जाएगा अपने तीसरे दुश्मन के खिलाफ, जो तुम दोनों का एक कॉमन एनिमी होगा। बज़ाहिर ऐसे ही लगता है कि यूरोप में कुछ इख्तलाफ जिस तरह पाया जा रहा है कि यूरोप के कुछ मुल्कों ने कहना शुरू कर दिया है कि हम जो है वो इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, जिसमें स्पेन और कुछ नॉर्डिक कंट्रीज शामिल हैं। रशिया जिस तरीके से ईरान की इस वक्त मदद कर रहा है और उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर मुसलमानों के मुतल्लिक मौजूद है। तो ऐसा लगता है कि उस वक्त की जो गवर्नमेंट होगी इमाम महदी की, जो जिन मुसलमान कंट्रीज़ को वो लीड कर रहे होंगे वो और रशिया और कुछ यूरोप के कैथोलिक कंट्रीज़ आपस में कुछ मायदा करेंगे और तीसरे दुश्मन के खिलाफ लड़ेंगे जो एवेंजलिस्ट चर्च होगा,
जो जिसमें अमेरिकन शामिल है, यूके शामिल है, फ्रांस शामिल है। इनकी तारीख भी रही है कि इन्होंने जिस तरीके से मुसलमानों और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस के ऊपर जिस तरीके से इन्होंने जुल्म और ज़्यादती की है, तो मेरा ख्याल है कि यही वो 3-4 ऐसे मुल्क हैं जिनके खिलाफ, जो इस वक्त पूरी दुनिया में रोमन्स यानी कि जो पूरी दुनिया में मुसलमानों के भी कॉमन एनिमी समझे जाते हैं और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के भी जो है वो कॉमन एनिमी समझे जाते हैं। और ये इस वक्त जो इनका इत्तेहाद है वो दुनिया का एक ताकतवर इत्तेहाद है। तो मेरा ख्याल है कि इसी से इनकी आपस में जो मायदा होने के बाद अपने तीसरे से जंग होगी। और लगता है ऐसा ही है कि मुसलमानों और रोमन्स का आपस में मायदा हो जाएगा और अमेरिका और इसके अलायंस के साथ एक बहुत शदीद तरीन जंग होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया कि फरात से सोने का पहाड़ निकलेगा और इस पर दुनिया की 99% जो आबादी है वो कत्ल हो जाएगी। तो आज अगर हम देखें, इराक से ही जो है वो सबसे पहले जो है वो ऑयल के रिजर्व्स निकले थे। और आज भी ये जो जंग, क्योंकि ट्रंप बार बार यही कह रहा है कि हमने ईरान के जो ऑयल की फैसिलिटीज़ हैं या जो एनर्जी पावर सेक्टर्स हैं, एनर्जी फैसिलिटीज़ हैं, इस पर कब्जा करना है। जिसके मुतालिक उसने एक प्लान भी बनाया था कि हम किसी तरीके से जहाँ से ईरान की 90% जो तेल की बरामदाद होती है, करैक आइलैंड, उस पर हम कब्जा कर लेते हैं। तो इस तरीके से ईरान मफलूज हो जाएगा। तो ये एक जो है ना वो ऑयल के ऊपर एक जंग, एक फैसिलिटी के ऊपर जंग जो है वो कुछ हद तक नज़र भी आ रही है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस तरह हदीस थी कि क्योंकि कुछ उलमा और फरात के पहाड़, सोने के पहाड़ को तेल से तशबीह देते हैं। जब किंग शाह फैसल ने जो है वो हेनरी किसिंजर से मायदा किया था पेट्रो डॉलर का कि तेल जो है वो डॉलर के एवज जो है ना फरोख्त होगा, तो उसके बाद जो है ये एक गोल्ड के तौर पे ऑयल जो है वो इस वक्त वर्क कर रहा है। तो इसी पर जंग होगी और इसी पर ही जो है वो 99% आबादी जो है वो कत्ल हो जाएगी। तो बाज़ाहिर यही नज़र आता है कि मुसलमानों का जब रोमन से एग्रीमेंट होगा, वो अपने तीसरे दुश्मनी अमेरिका और इसके अलायंस से लड़ेंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान और रोमन्स इनको शिकस्त दे देंगे और इसी नतीजे में अमेरिका जो है वो अपनी सुपर पावर की हैसियत खो देगा और यूके और फ्रांस, जर्मनी, इटली जैसे मुल्क जो हैं वो भी अपनी असल जो पावर है वो खो देंगे। और उसके बाद जो है वो 7 साल तक मुसलमानों और रोमन्स का आपस में एक अमन मायदा चलेगा। और उसके बाद जो है वो रोमन्स एग्रीमेंट तोड़ेंगे और मुसलमानों से दोबारा जंग के लिए आ जाएंगे और इन मुसलमानों और रोमन्स की आपस में एक शदीद तरीन जंग होगी। इस हद तक शदीद तरीन जंग होगी जिसको आर्मेगेडन भी कहा जाता है क्रिश्चियनिटी की किताबों में, और मुसलमानों के यहाँ उसको अल-मलहमतुल कुबरा कहा जाता है, यानी कि गोश्त के टुकड़े ही टुकड़े हर जगह होंगे। एक परिंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उड़ेगा, लेकिन उसको बैठने की, वो एक साफ गो परिंदा होगा लेकिन उसको किसी जगह बैठने की कोई जगह नहीं मिलेगी, वो थक हार कर किसी लाश पर गिरेगा और मर जाएगा। यानी कि इस हद तक जो है वो बहरान आ चुका होगा। इस हद तक जो वेपन्स, केमिकल वेपन्स आप कह लें, न्यूक्लियर वेपन कह लें, वो चलेंगे। और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घोड़ों और तीर तलवारों का जो दौर है वो वापस आ जाएगा और इसी के साथ ही मुसलमान जो है वो कुस्तुनतुनिया को फतह करेंगे, जो इस्तांबुल है। अब कुस्तुनतुनिया को फतह करने की भी एक चीज़ जो है वो समझ आ रही है, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस जो जब हागिया सोफिया जब मौजूद थी तो वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस का एक किबला हुआ करता था। तो आज रशिया और तुर्की में एक इख्तलाफ की एक बड़ी वजह यह भी है कि तुर्किया में हागिया सोफिया इस वक्त जो है वो उसने कन्वर्ट कर दी है एक मस्जिद की हैसियत से। और हालांकि रशिया का ये कहना था कि इस चीज़ को ना किया जाए। तो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस का जो है वो बड़ा ज़्यादा जो है वो एक हागिया सोफिया से जो है वो एक लगाव है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी अगर हम रोमन एम्पायर को देखें तो उनका जो मसलक था, यानी कि जो मज़हब था, वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी ही था। और आज भी बहुत से उलमा जो हैं, जिसमें शेख इमरान हुसैन है और या मकबूल जान है, तो वो भी इसी मुतालिक बात करते हैं। के लिए इतना ही। अपना और अपने गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा।
अपनी कीमती राय से ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।